नमस्कार, मैं रविश कुमार। भोपाल एनकाउंटर मामले में सवाल न पूछने के बयान का आदर करते हुए दो वरिष्ठ पुलिस अफसरों के बयान को रखना चाहता हूं। मंगलवार को भोपाल के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस योगेश चौधरी ने हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन के सवालों के जवाब देते हुए नफीस अंग्रेजी में कहा था कि भगौड़े कैदियों के पास 4-5 हथियार थे। उनके बयान से स्पष्ट है कि उनके पास 2 315 बोर के देसी कट्टे और 2 12 बोर के कट्टे थे। You said that these men were actually firing at your police force. Yes. You still stand by that? Yes, I still I would like to reiterate that we have recovered 4 firearms and 3 sharp weapons from these people. You have recovered these 4 firearms? Yeah, we have recovered 2 315 bore country-made pistols and 2 12 bore kattas from them, in which around 6 rounds were fired from all these 4 weapons. मंगलवार के बाद जाहिर है बुधवार ही आता है, रूटीन है। बुधवार को हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने एटीएस के मुखिया संजीव शमी से बात की। 1993 बैच के आईपीएस अफसर संजीव शमी सबसे पहले एनकाउंटर स्थल पर पहुंचने वाले अफसरों में से थे। शमी बेहद ईमानदार और जुनूनी अफसर माने जाते हैं, शायद इसीलिए कम फील्ड पोस्टिंग मिलती है, ऐसा पत्रकार बताते हैं। एटीएस मतलब एंटी टेरर स्क्वाड, एटीएस ही एनकाउंटर का नेतृत्व कर रही थी। श्रीनिवासन जैन ने संजीव शमी साहब को पर्याप्त मौके दिए कि वो जो कह रहे हैं उस पर वो कायम हैं या नहीं। शमी ने कहा, बार बार कहा कि वे अपने फैक्ट यानी तथ्यों पर कायम हैं। संजीव शमी साहब ने भी नफीस अंग्रेजी में कहा कि आतंक के आरोपी 8 भगोड़े कैदियों के पास कोई हथियार नहीं थे। पुलिस कहती है कि 4 बंदूकें थी, एटीएस कहती है कि उनके पास कोई हथियार नहीं था। What they were having, how they reacted. Okay. So right person to talk to would be the IG Bhopal. No, why I ask you is because you said categorically that you were not being fired upon. They didn't have guns on them. Are you sticking to that? I stick to what I said, and I stick to The facts. the facts and the well settled position in the law. Right. When police can use the force, when Yes. police can take the life. योगेश चौधरी आईजी भोपाल हैं, संजीव शमी पूरे मध्य प्रदेश एटीएस के चीफ हैं। रैंक में दोनों इंस्पेक्टर जनरल ही हैं। ऐसे मामलों में राजनीति ना करते हुए आप खुद भी सोच सकते हैं कि एक आईपीएस अफसर क्यों कह रहा है कि 4 बंदूकें थी, एक आईपीएस क्यों कह रहा है कि कोई बंदूक नहीं थी। इन 2 अलग अलग बातों में से एक तो राजनीति का हिस्सा निकल सकता है, शायद इसीलिए ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम बढ़ते हैं दूसरे मसले की तरफ, जिससे जुड़े लोग चाहते हैं कि उनके ऐसे मामले में राजनीति होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, मगर हो ही नहीं रही है। 20 लाख सेवारत और रिटायर्ड केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों की संस्था ने अपनी 17 मांगों को लेकर जंतर मंतर पर तीसरी बार धरना किया। कुछ जवान अर्धनग्न अवस्था में भी अपनी मांगों को लेकर मार्च करते नजर आए। इनकी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय पुलिस बलों के जवानों की तुलना चपरासी और क्लर्क से की गई है। ये लोग अर्धनग्न अवस्था में इसलिए भी आए क्योंकि इनमें से कुछ को लगा कि मीडिया कवर नहीं करता है, जबकि मीडिया का ज्यादातर हिस्सा तो पिछले 1 महीने से देशभक्ति को लेकर ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा है। ओवर टाइम ड्यूटी, ताकि लोग इसके नाम पर सवाल ना करें। शायद इसीलिए हमारे केंद्रीय पुलिस बलों के जवानों को कपड़े उतारने पड़ रहे हैं, ताकि मीडिया अपनी ओवर टाइम ड्यूटी में उन्हें अपना सवाल रखने का मौका दे सके। आखिर हम जिन जवानों की शहादत के बदले अपनी देशभक्ति ट्विटर पर जाहिर करते रहते हैं, उन्हें पेंशन और वेतन के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए कैसे देख सकते हैं? लेकिन आप देखने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि देशभक्ति के इस मीडिया प्रदर्शन को अच्छे प्रोफेसर भी नहीं समझ पाते हैं। इस संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया अपनी प्रेस रिलीज में कि आप भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिमवीरों के साथ सरहद पर दिवाली मनाई। लेकिन हम देश के 20 लाख अर्धसैनिक परिवार आपका ध्यान काबुल यात्रा में दिए गए बयान की तरफ दिलाना चाहते हैं, जब आपने यह कहा था कि कीप इट अप महोदय, अब समय आ गया है कि आप अर्धसैनिकों को अप कर सकते हैं। इनका कहना है कि हमारे देश की 1500 किलोमीटर लंबी सरहद, शायद ज्यादा 15,000 किलोमीटर लंबी सरहद पर बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल तैनात है, तो हमें पैरामिलिट्री स्पेशल पे क्यों नहीं दी जा रही? जब सेना के जवान को सरकार 16,000 हाइट पर भत्ते के तौर पर 21,000 से 31,000 रुपए दे रही है, तो आईटीबीपी और हिमवीरों को इस तरह का भत्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है? यही सीआईएसएफ के जवानों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि सेना और अर्धसैनिक बलों को 60 दिन की छुट्टी मिलती है। इस कारण सीआईएसएफ के कई जवान तनाव में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं।
केंद्रीय पुलिस बल सिर्फ सीमा पर ही नहीं, नक्सल प्रभावित, उग्रवाद प्रभावित इलाकों में भी मोर्चा संभाले रहते हैं। आए दिन इस मोर्चे पर उनके जवानों की मौत होती रहती है। मीडिया शहीद लिख देता है, मगर इनका कहना है कि हमें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना और बीएसएफ के जवान खूब मोर्चा ले रहे हैं। बीएसएफ के चीफ ने दावा भी किया है कि पाकिस्तान के कई पोस्ट को उड़ा दिया है। 26 जून को जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ के 8 जवान मारे गए और 20 घायल हुए थे। उनका काफिला श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से गुजर रहा था। सीआरपीएफ की यह टुकड़ी पठानकोट से पंपोर जा रही थी, तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 28 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, जिसमें 10 नागरिक घायल हुए और बीएसएफ का एक जवान मारा गया। हाल फिलहाल में सेना के अगर 4 जवान शहीद हुए हैं तो बीएसएफ के भी 4 जवानों ने कुर्बानी दी है। उनके नाम हैं हीरा नगर सेक्टर में पाक गोलाबारी में गुरनाम सिंह शहीद हुए, आरएसपुरा सेक्टर में सुशील कुमार शहीद, कुरुक्षेत्र के शहीद हुए, आरएसपुरा में ही जितेंद्र कुमार शहीद, मोतिहारी के शहीद हुए, माछिल सेक्टर में कोली नितिन सुभाष शहीद हुए। सांगली के रहने वाले हैं महाराष्ट्र के। कुर्बानी एक शहादत एक, मगर सुविधाओं और इनाम में इतना फर्क क्यों उठा? ये इनकी शिकायत है। आतंकवाद, उग्रवाद और सीमा पर दुश्मनों का सामना केंद्रीय सुरक्षा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। इनका मुखिया इनके काडर से नहीं होता है। इन सुरक्षा बलों के कमांडेंट अपनी फोर्स में जिंदगी गुजार देते हैं, मुखिया नहीं बनते हैं। आईपीएस अधिकारी बनते हैं इसके चीफ। वैसे आम बोलचाल में हम सभी बलों को अर्धसैनिक बल कह देते हैं, लेकिन अर्धसैनिक बल सिर्फ एक ही है, वो है असम राइफल्स, जिसका मुखिया सेना का वरिष्ठ अधिकारी होता है। बाकी सब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहे जाते हैं, जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, ये पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर तैनात होते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी चीन से लगी सीमा पर तैनात रहती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ आपको एयरपोर्ट पर नजर आती होगी, घंटों खड़े खड़े ड्यूटी करते हैं। ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी नेपाल भूटान सीमा पर तैनात रहते हैं। हमने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज चेक की। 15 अगस्त के दिन जारी एक बयान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआरपीएफ के एक जवान को शहीद कहकर संबोधित किया है। तो क्या शहादत सिर्फ संबोधन में है, अधिकारों के अर्थ में नहीं है? आज आपको ट्विटर और फेसबुक पर जाकर देखना चाहिए कि कितने ऐसे मैसेज हैं जो इनकी हक की बात करने वाले हैं। शहादत के समय की भावुकता अच्छी बात है, लेकिन वो भावुकता तब नाटकीय हो जाती है जब हम सैनिकों की तरह लड़ने वाले अर्धसैनिकों को भूल जाते हैं। गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को 10 लाख की मदद राशि और एक सदस्य को नौकरी का ऐलान किया, लेकिन कहा कि रामकिशन को शहीद कहना ठीक नहीं है। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है, वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा, वो शहीदों की संख्या में नहीं गिनेगा। आत्महत्या उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारण से की है। एक तरह से खट्टर साहब की बात ठीक भी है, लेकिन उनकी दूसरी बात से अर्धसैनिक बल के जवान को राहत मिल सकती है। वे खट्टर साहब ने कहा कि जो सीमा पर मरता है वही शहीद है, तो अर्धसैनिक बलों के जवान क्यों शहीद नहीं माने जाते हैं? हम इस बात पर बात करेंगे। बहरहाल पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। भिवानी जिले के बामला गांव में उनके अंतिम संस्कार में राहुल गांधी भी शरीक हुए। सुबह सुबह रामकिशन ग्रेवाल के गांव पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी वहां पहुंचे और 1 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया। इसे लेकर विवाद भी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा ने रामकिशन ग्रेवाल के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में रमाशंकर यादव को कंधा दिया। हरियाणा में कांग्रेस सरपंच या पंचायत के चुनाव में किसी को पार्टी टिकट नहीं देती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि रामकिशन ग्रेवाल कांग्रेस के टिकट पर सरपंच का चुनाव लड़ा था। उसकी आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका मामला बैंक का था, उसकी बैंक से चूक हुई, 1 रैंक 1 पेंशन की वजह से नहीं। उसे किसने सल्फास की टेबलेट दी, वो हमारे पास आता और हम हेल्प ना करते तो हमारा कसूर होता। वीके सिंह ने यह बयान दिल्ली से दिया। उनका गांव रामकिशन ग्रेवाल के गांव से थोड़ी ही दूर पर है। भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कभी कुछ नहीं किया। हमने तो इसकी कमियों को ठीक करने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है कि दिल्ली पुलिस ने इस मसले को ठीक से हैंडल नहीं किया है। पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सेना के इतने जवान शहीद हुए, उनके अंतिम संस्कार में तो कांग्रेस नेता और राहुल गांधी नहीं गए। किसी ने आत्महत्या की है तो राजनीति अब ये लोग कर रहे हैं। शाहनवाज का निशाना थोड़ा सही जगह लगता हुआ प्रतीत होता है। भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि दुर्घटना दुखद है, मगर यह कांग्रेस के लिए फोटो अपॉर्चुनिटी बन गया है। कांग्रेस बीजेपी की इस आलोचना के बाद भी इस मामले को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी भी और सक्रिय नजर आ रही है। भिवानी से लौटकर शाम को राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर
कैंडल मार्च करने का नेतृत्व करने के लिए निकले, लेकिन उन्हें पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। 2 दिन में राहुल गांधी तीसरी बार डिटेन किए गए। राहुल गांधी को संसद मार्ग थाने ले जाया गया, फिर वहां से तुगलक रोड थाने ले जाया गया, वहीं पर इनका घर है, वहां गाड़ी में ये बैठे रहे, काफी देर तक बैठे रहे। प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि यह घोषित आपातकाल है। तिवारी ने कहा कि अगर राजनीतिक लोग सांत्वना व्यक्त नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वैसे जंतर मंतर पर कैंडल मार्च से पहले हिरासत में लेने का क्या तुक है? एक दलील है कि इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली गई थी। कांग्रेस कहती है कि इजाजत ली गई थी। और अब राहुल गांधी का एक छोटा सा हिस्सा उमाशंकर सिंह ने बात किया है, वो हम आपको दिखाते हैं। हाँ, वो थोड़ी देर में हम दिखाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के मुद्दे पर। वीपीएस पंवार साहब हैं, आप एक्स आईजीपी हैं सीआरपीएफ के। पहला सवाल एक सामान्य दर्शक की नजर से, एक बार पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी जी कि सीमा पर दुश्मन से लड़ने में, देश के भीतर तो सब कुछ जानते हैं कि आप लोग लड़ते हैं, आप और सेना दोनों एक साथ लड़ते हैं या आप लोगों के अलग अलग मोर्चे होते हैं? नहीं, हम लोग तो सेना से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं ये एक्चुअली इसको गवर्नमेंट तो सीएपीएफ कहती है, लेकिन मैं कभी सीएपीएफ नहीं कहता। नहीं, जो सरकार कहती है वही कहते हैं, मतलब हम तो कुछ भी कह सकते हैं, मतलब नहीं, सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं कह रही है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग जहां से डिफेंस फोर्सेस का जन्म है वहीं से हम भी हुए हैं। अच्छा, आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 2 ऑफ यूनियन लिस्ट। अच्छा, ये बात है। वहीं से हमारा भी हुआ है। राइट सर। ये पैरामिलिट्री ही कहते थे पहले गवर्नमेंट। बीच में एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विजय ओबरॉय ने एक आर्टिकल लिख दिया और होम मिनिस्टर साहब ने ओवरनाइट ये नाम अपनी मर्जी से चेंज कर दिया। इसी में मेरा बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन है। एक्चुअली ये सारी मुसीबत की जड़ यही है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। तो कोई ऐसा आर्टिकल लिख दिया जाए जिसमें होम मिनिस्टर कुछ और कहने लगे तो सॉल्व हो जाएगा सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक आर्टिकल लिख देने से नाम कैसे चेंज हो गया? आपको देखना चाहिए ना कि करेक्ट पोजीशन क्या है। आप 10 लाख की फौज को आप उसको इतना डिमीन कर रहे हैं सिर्फ एक आर्टिकल से, जो डीओ भी नहीं था। हम कैसे मान लें सर, सरकार इतनी जोर शोर से कहती है कि सेना के सम्मान के लिए इतना कुछ कर रही है, आप डिमीन कर रहे हैं, मतलब उसकी हैसियत? मैं डिमीन ऐसे कह रहा हूं कि हमको पुलिस बल कह देना गलत है। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? कि हमारे एक्ट में हम फोर्स हैं सब, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये पुलिस नहीं है, इट इज नॉट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ना ही हम कोई पुलिस का फंक्शन करते हैं, हम पुलिस का कोई फंक्शन नहीं करते। पुलिस का फंक्शन है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, हम तो वो नहीं करते हैं। समझ गए बात को। तो और ना ही पुलिस जो है सेंटर के दायरे में है, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। तो हमको पुलिस बना करके हमको डिमीन कर दिया गया है, हमारा स्टेटस ही डाउन हो गया पुलिस नाम दे देने से। इसी से सारी सब मुसीबत यहीं से खड़ी होती है। हमको फोर्स नहीं मानते। तो आप लोगों ने, जैसे आर्मी के लोगों ने 42 साल लड़ाई लड़ी तो वो 1 रैंक 1 पेंशन तक पहुंचे, उससे भी संतुष्ट नहीं। आप लोगों ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी? हमने कभी ये नहीं कहा कि आर्मी को मत दो या किसको दो, वो गवर्नमेंट का कंसर्न है, वो जाने किसको देना है किसको नहीं देना। गवर्नमेंट हमसे ज्यादा समझती है। हम लेकिन जब भी कभी कोई बेनिफिट पैरामिलिट्री फोर्सेज को मिलने की बात होती है तो आर्मी उसको अपोज करती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अपोज नहीं करना चाहिए। अगर गलत बात है तो बोलना चाहिए ये ठीक है या गलत है। ठीक है, अब हमारे दर्शकों को बताइए कि एक तो बात हुई परिभाषा, नोमेनक्लेचर, मतलब किस नाम से पुकारते हैं उसी से बहुत सारे अर्थ आपके बदल जाते हैं, इसे लेकर शिकायत है। हाँ, हम आपको फोर्स ही नहीं माना जा रहा। और दूसरी बात यह है कि जो हमको कॉम्बैट ड्रेस है वो हम वही पहनते हैं जो आर्मी है। आम पब्लिक तो हमें फौजी ही समझती है, इसलिए जो हम अच्छा काम भी करते हैं वो भी फौज के उसमें चला जाता है। अच्छा, आप लोग का पीआर खराब है? हमारा पीआर है ही नहीं, कोई पीआर नाम की चीज ही नहीं। हमारे यहाँ पीआर पे बहुत सीनियर अफसर कोई स्टेटमेंट दे सकता है। मैं रिटायर्ड हूं इसलिए आपके पास आके कायदा है सर, आर्मी में भी कायदा है। नहीं, आर्मी में कायदा है, लेकिन आर्मी का अपना एक इतिहास है, उनका एक अपना आर्मी के अंदर जो भी है गौरवशाली इतिहास है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा। उनका सेटअप है, एक सेटअप के अंदर काम करते हैं। यहाँ जो है रोज अलग अलग चेंज होता है। उन्हीं को कहा कल ही हमारे शो में 3 आर्मी के अफसरान थे, सब वाला अपने अपने तरीके से असंतुष्ट थे। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी के होने से उनको सब कुछ मिल गया। नहीं, असंतुष्टि आपका पॉइंट क्या है? मतलब एक तो नोमेनक्लेचर का मैं एक तो नोमेनक्लेचर की इशू है। दूसरा पॉइंट क्या है? नोमेनक्लेचर की वजह से ही हमको ना शहीद माना जाता है, ना ही हमको बाकी बेनिफिट। ये जब आप कहते हैं शहीद नहीं माना जाता तो इसका क्या मतलब? जैसे राजनाथ सिंह गृह मंत्री ने तो अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, वही मैं बताऊंगा, शहीद संबोधित किया। हम तो यही कहेंगे ना कि गृह मंत्री मानते हैं कि शहीद है। नहीं, इतना ही नहीं, जो MOS होम है श्री किरण रिजिजू, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दिया कि हमने डेफिनेशन ही नहीं बनाई है कोई
शहीद उन्होंने कहा कि अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करना है, तो आप कर सकते, मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं अथॉरिटी की बात ही नहीं कर रहा। आप मानते हैं उनकी बात को? मैं तो उनकी बात नहीं मानता। नहीं, मैं बात मानने की भी बात नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा हूं कि करेक्ट पोजीशन क्या है। आप 67 साल बाद ये कहते हैं कि हमने शहीद की डेफिनेशन नहीं बनाई, इसलिए हम किसी को शहीद नहीं कहेंगे। ये कहा उन्होंने? लोग हाँ, ये कहा उन्होंने कि हमने डेफिनेशन बनाई नहीं है। आप सही कह रहे हैं, मैंने चेक नहीं किया। नहीं, है स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। नोटिस आ जाता है तो आप। मैंने ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने स्टेटमेंट दिया है कि साहब इन्होंने ऐसा कहा, दैट वाज वेरीफाइड के हाँ करेक्ट है, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। अब ये मुझे बताइए कि आप 67 साल में डेफिनेशन नहीं बना सकते, जो मरेगा उसको बेनिफिट। डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? हम तो कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, मुझे नहीं आप समझ डेफिनेशन से क्या मांग रहे हैं? शहीद कहने से क्या मतलब? नहीं, हम तो क्या आर्मी में कहीं लिखा हुआ है कि शहीद को हम ऐसे डिफाइन करते हैं? नहीं, यही बहुत लोगों को नहीं मालूम क्या है। आर्मी जब कोई ऑपरेशन में जाती है, एक ऑपरेशन को नाम दे देती है, उसका यूनिट कमांडर नाम होता है, उसका ऑपरेशन का एक नाम दे देते हैं, यूनिट कमांडर उसको बैटल कैजुअलिटी डिक्लेयर कर देता है। दैट इज हाउ ही गेट्स बेनिफिट। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेनिफिट देती है वो सबको बराबर है, चाहे सबको देती है ना, सबको देती है। वही सुविधा जो आर्मी के शहीद को दी जाती है, हमको स्टेट में नहीं है। स्टेट में जाके फर्क हो जाता है, चूंकि आप ना एक्स सर्विसमैन काउंट होते हैं, ना ही आप जो है फोर्स के मेंबर काउंट होते हैं। वो सारी बेनिफिट नहीं समझ पाया। जब आप खुद कह रहे हैं कि शहादत पे, कुर्बानी पे दोनों ही को बराबर सुविधा मिलती है। नहीं, बराबर सुविधा नहीं, मैंने बोला जो ग्रांट मिलती है, ग्रांट मिलती है वो बराबर मिलती है। लेकिन स्टेट में ग्रांट बहुत सारी फैसिलिटी अलग हैं शहीद के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग राज्यों में अलग अलग। आर्मी के लिए भी तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, जैसे बिहार में 11 लाख है, कहीं 1 करोड़ है। नहीं, वो तो अलग बात होगी, उनको है ना, उनको बेनिफिट तो है ना, हमको बेनिफिट नहीं है। हमको स्टेट में कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 50 लाख। नहीं, ये तो एक किया, अगर ये बेनिफिट होता तो उनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं ना हरियाणा के मिनिस्टर को, अपने आप जितना उनका था वो मिल जाता उनको। अच्छा, बाकी जो 4 शहीद हुए हैं बीएसएफ के, उन चारों को नहीं। दिस इज व्हाट आई एम चेक करूंगा इसको। हाँ, स्टेट्स में बहुत सारे अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, उदाहरण कई स्टेट्स जो हैं इंडस्ट्रियल शेड्स देती हैं, कई स्टेट्स उनको सिक्योरिटी एजेंसी देती हैं, कई स्टेट्स उनको प्लॉट्स देती हैं, कई स्टेट्स उनको पेट्रोल पंप, जैसे आम पेट्रोल पंप देते हैं, फ्लैट्स देते हैं। पेट्रोल पंप नहीं मिलता। पेट्रोल पंप हमको नहीं मिलता, हमको नॉर्मल तरीके में जाना पड़ता है। इसके लिए है ऐसा कि पेट्रोल पंप आपको मिलेगा, अप्लाई करिए, लेकिन उनके लिए अलग फैसिलिटी, हमारे लिए अलग फैसिलिटी। सेना के शहीदों को तो देती है सरकार, देती है सरकार, वही मैं बोल रहा हूं, इनको नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल उनको जो शहीद विधवा डिक्लेयर होगी, वार विडो, उसको लाइफ टाइम एयर ट्रेवल में 50% कंसेशन है, ट्रेन ट्रेवल में कंसेशन है। हमारे लोगों को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, कुछ नहीं मिलता। और ये जो है जो विधवा, सेकंड क्लास, जनरल क्लास, नहीं, कुछ नहीं। वो विधवा का और आर्मी के जवान की विधवा का और हमारे विधवा का करीब 15 से 20 लाख का फर्क है बेनिफिट्स में। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। स्टेट में जाकर के जो टोटल बेनिफिट मिलेंगे उन्हीं को तो ये मांग आप जब आप बार बार स्टेट में जाके कह रहे हैं, तो ये मांग राज्य सरकारों से की जाए या केंद्र सरकार से? नहीं, केंद्र सरकार अगर ये कहेंगे यस ये भी एक्स सर्विसमैन है, केंद्र सरकार कहेंगे इनको भी शहीद कंसीडर किया जाए, वो दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक 2005 में ऑर्डर किया कि साहब ये भी आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर हैं। उस ऑर्डर के पास में गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने एक ऑर्डर कर दिया कि साहब इनको भी एक्स सर्विसमैन की तरह से बेनिफिट देना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया है कि इनको एक्स सर्विसमैन का लेकिन उनका कहा कि अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट दे दें। अगर चाहे क्या मतलब? लेकिन गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने दिया ना, गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर ने, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने उसको इमीडिएटली लेटर लिख दिया कि साहब ये डिफेंस फोर्स के, ये एक्स सर्विसमैन में नहीं काउंट होते हैं, इनको आप नहीं दे सकते। उन्होंने कुछ नहीं दिया। उसके बाद में अंदाजन, मतलब हम हमारे सहयोगी होते तो वही ज्यादा बेहतर बताते राजीव, लेकिन कोई ऐसी संख्या, जैसे अभी बीएसएफ के 4 लोगों की शहादत हुई है, तो अर्धसैनिक बलों के लोगों का हाल क्या मतलब? देखिए, जब तक हम अर्धसैनिक बल कहलाएं तो ठीक है, लेकिन हम आर्म्ड पुलिस फोर्सेज कहां से हो गए? मैंने बोला हाँ, सशस्त्र पुलिस। सशस्त्र पुलिस बल नहीं है, हम सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल के हैं। मान लिया, मैं सरकार ना माने, मैंने मान लिया। जैसे आप अर्धसैनिक बल कहलाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन के। आप लोग 3-3 बार धरना क्यों दे रहे हैं? मतलब आपने कभी मंत्री वगैरह से तो मुलाकात सबसे किया? मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, होम मिनिस्टर को लिखा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने मैं अपीयर हुआ, मैंने उनको कानून दिखाया। प्रॉब्लम कहां से हुई मैं आपको वो प्रॉब्लम बताता हूं। 1979 में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, नॉट एक्ट, रूल है, रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन करके। उसमें उनको कहा कि आर्म्ड फोर्सेज विल बी ओनली आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अच्छा, वहां से आप गायब हो गए? वहां से गायब हो गया। उसी को वो कोट कर देते हैं सब जगह। और उसमें
लेकिन उसी रूल में ये लिखा हुआ है। आप लोगों का मनोबल जैसा कुछ नहीं होता, जैसे बार बार सुनते हैं कि नहीं, मनोबल बहुत होता है आप लोगों का भी। मैं आपको ये बताऊं, मनोबल बहुत डाउन है। और मेरे ऊपर इतना, बिकॉज मैं एक कमेटी भी हेड कर रहा हूं, सेंट्रल एक्स सर्विसमैन की कमेटी को, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। मुझे सब लोग, मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम लोग सड़क पे जाके, जैसे मैं ये पसंद नहीं करता कि आप सड़क पे नंगे होकर के चिल्लाएं, आई डोंट लाइक दिस। तो मैं ये कहता हूं कि भाई हमको जो कहना है एक तरीके से, हमको डिसिप्लिन तरीके से गवर्नमेंट के सामने लॉजिकली अपनी बात रखनी चाहिए। अगर नहीं मानते हैं, आपको लगता है आपके केस में दम है, तो आप कोर्ट चले जाइए। कोर्ट नहीं गए आप लोग अभी तक? कोर्ट में हम शहीद के लिए गए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं कोर्ट पे प्रोसीडिंग पे तो कमेंट करने का अधिकारी नहीं हूं। उस मत की जगह नोटिस आ जाए। हाँ, नहीं, कोर्ट कहते हैं कि साहब, सोसाइटी तो कहती है कि सभी शहीद होते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने डेफिनेशन नहीं बनाया, इसलिए हम ऑर्डर पास नहीं कर सकते। कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जब आप गवर्नमेंट ये कहेगी खड़े होकर के, साहब शहीद हमने तो कोई किसी को मानते ही नहीं शहीद, इनको कैसे मान ले? गवर्नमेंट ने कोर्ट में ये कहा हमने कोई शहीद को मानते ही नहीं किसी को, तो उन्होंने कहा फिर हम क्या ऑर्डर पास करें? वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन तो दुनिया में कहीं डिफाइंड है क्या सरकार के कागज पे कि शहीद किसे कहेंगे? मतलब आमतौर पे जो ड्यूटी पे अपनी जान देता है, परसेप्शन के जो भी कंट्री के लिए जान देगा, हाँ, जो ड्यूटी पे जो अपनी जान को है। नौछावर, देखिए बाकी सर्विस में और इन सर्विसेज में क्या फर्क है। अगर आप यहां काम कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई अटैक करता है, यू हैव ए चॉइस टू रिगल आउट। लेकिन जब आप वर्दी लगा के खड़े हैं और आपके सामने बंदूक खड़ी है, तो आपके सामने ये चॉइस नहीं कि मैं भाग जाऊंगा, गोली खानी पड़ेगी, मरना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा। मेरे पास चॉइस नहीं है वो। ये मैं इसीलिए भर्ती हुआ हूं मैं। दिस इज द डिफरेंस। मैं अपनी जान लगाऊंगा तो जवानों को इस तरह, पत्रकारों के पास ना तो खाने का विकल्प, खाने का हमारे पास वही है, खाने का ही विकल्प नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि यही कह रहा हूं, लेकिन उनकी कंडीशन आप देखो ना, मैं आपको फोटोज दिखा सकता हूं, वो क्या क्या हालत है उनकी। पिछले 10 साल में हमारे 32 ऑफिसर मरे हैं। 32 करीब 1000 जवान मरे हैं। 1000 जवानों की शहीदी है, कहीं बता दें कोई? अब मैं अगर ऐसे कहूंगा तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। इंडिपेंडेंस के बाद सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की शहादत सबसे ज्यादा है। मैं किसी को नहीं कहता किसके मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आप कह रहे हैं भत्ते में, जैसे आपने कहा कि पहाड़ पे, ऊंचाई पे है ना, 16,000 से 21,000 आपकी प्रेस रिलीज में देखा, ये क्या है? मतलब वहां आप लोगों को कितना पैसा मिलता है? क्या हर जवान को स्पेशल अलाउंस मिलता है जो उस ऊंचाई पे तैनात होता है? देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इन्होंने कहा कि इनको हार्ड एरिया अलाउंस मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको ये जान के परेशानी होगी कि उन्होंने कहा कि अगर हार्ड एरिया अलाउंस लोगे तो टीएडीए नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट दोगे कि मुझे टीएडीए नहीं चाहिए, तब आपको हार्ड एरिया अलाउंस मिलेगा। ज्यादा कौन होता है, टीएडीए होता है या हार्ड? नहीं, कहीं पे दोनों बराबर हैं, तो जो जिसकी जो चॉइस है वो ले लेता। लेकिन मुझे बताइए, हार्ड एरिया अलाउंस का टीएडीए से क्या ताल्लुक है? जब भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने हेडक्वार्टर से बाहर जाता है, उसको टीएडीए एंटाइटल्ड है। हार्ड एरिया अलाउंस है बिकॉज ऑफ द आर्डुअस नेचर ऑफ द प्लेस। कहीं ज्यादा आर्मी के भी लोग कहते हैं, मैं कहीं पुराना लेख पढ़ा था, अभी सरकार ने क्या फैसला लिया मुझे ज्ञात नहीं है, कि गुवाहाटी में कोई अफसर तैनात होता है तो उसको ज्यादा हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है, जबकि सेना के लोग किसी मुश्किल जगह पर जाते हैं तो मैं एक बात ये भी कह रहा हूं कि मैं जाना नहीं चाहता, वो भी उन अंतरों से जूझ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक गड़बड़ है वहां। टोटल काउंट करिए आप, टोटल कितना मिल रहा है? तो क्या आप जिस हार्ड एरिया में सेना का जवान तैनात है उसको टीएडीए प्लस हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है? नहीं, उनके साथ हमारा कंपैरिजन, ठीक है, आप नहीं करना चाहते, पर आप चाहते हैं कि टीएडीए प्लस हार्ड एरिया। मेरा ऐसा मानना है, सारी दुनिया के अंदर ये प्रिंसिपल है कि डिफेंस फोर्सेस को हाईएस्ट लेवल पे रखना है। ये हमारा ही नहीं है, सारी दुनिया का यही प्रिंसिपल है। उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। वी विल नॉट ऑब्जेक्ट, और हमें कोई ऑब्जेक्शन मिलना भी चाहिए। ठीक, मिलना भी चाहिए, बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर एंड दे फाइट द एनिमी। लेकिन बात में अब दूसरी बात पे आता हूं। जब आप वार की बात कर रहे हैं, वार किससे होती है? एनिमी से। उसी को तो वार कहते हो ना। मेरी आपकी लड़ाई होगी तो वार नहीं कहलाएगी ना, ये तो मेरी और आपकी लड़ाई कहलाएगी। लेकिन अगर मेरी सीआरपीएफ का भी रिकॉर्ड उधर अच्छा नहीं है छत्तीसगढ़ में। मैं भी देखा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कोई गांव जला दिए थे सीआरपीएफ वाले। नहीं, वो उसमें बड़ी चीजें होती, मैं उस डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सीआरपी के रिकॉर्ड के लिए तो 65 वार का रिकॉर्ड है। इट इज ए रिकॉर्डेड हिस्ट्री के 2 कंपनी ने एक ब्रिगेडियर को, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को वापस भेज दिया, हरा दिया। एक बात बताइए कि पेंशन की क्या समस्या है? पेंशन 2004 के बाद में पेंशन बंद कर दी, बोलते हैं ये तो आप लोग रिटायर होते हैं। हाँ, तो पेंशन नहीं मिलता? नहीं, पेंशन 2004 के बाद बंद है। कॉन्ट्रीब्यूटरी आप जितना देंगे उतना गवर्नमेंट भरेगी। आपको ऐसे पेंशन नहीं है जैसे आर्म्ड फोर्सेस को, डिफेंस फोर्सेस को पेंशन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं है। उन्होंने तो यही ऑब्जेक्शन किया कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस ही नहीं है। जिस रूल के हिसाब में वो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसी में लिखा हुआ है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है। ये उनको पता ही नहीं है।
गवर्नमेंट तो तभी कहीं भी जाता हूं और जो अर्धसैनिक बल के जो जवान मिलते हैं, जवान भी कहते हैं कि आप हमारे इश्यूज को नहीं उठाते। मुझे समझ में नहीं आता आपका क्या इश्यू है, क्यों उठाएं और क्या उठाएं। नहीं, हमारा इश्यू यही है कि हमको देखिए, क्योंकि अगर उठाने से अथॉरिटी को क्वेश्चन हो जाता है तो मैं नहीं उठाऊंगा। आप अपना इश्यू खुद समझिए सर, टाइम बदल गया है। नहीं, हम लोग अपना इश्यू समझते हैं, लेकिन पब्लिक ओपिनियन आज एक बहुत बड़ी चीज है। पब्लिक को मालूम ही नहीं हम क्या हैं। अभी मैं आपको बताऊं 60-70% लोग ये समझते हैं हम भी फौज हैं। उनको पता ही नहीं सीआरपी, बीएसएफ और बाकी में क्या फर्क है। उनको पता है, उनको थोड़ा बहुत लोगों को नहीं पता आ गए, पारामिलिट्री आ गई, बहुत लोगों को नहीं पता है। वो जहां डिप्लॉयड है वहां जानते हैं भाई ये सीआरपी है, और उनको ये भी पता है ये क्या काम कर रहे हैं। तो जब आप सरकार से बात करते हैं तो क्या आश्वासन मिलता है? आपने कहा कि 7th पे कमीशन में चपरासी और पे कमीशन ने बहुत सारे लॉडेबल रिकमेंडेशन किए हैं, बहुत सारे किए, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। नहीं, हमने सरकार 100% नहीं मान सकती। नहीं, हमने किया। हमने तो पे कमीशन को जाके भी बोला कि साहब हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो वो आने वाले समय में होगा, मतलब एक टाइम की बात है कि इस महीने नहीं हुआ तो अभी जैसे अभी रक्षा मंत्री ने कहा कि ओआरओपी की सारी शिकायतें 2 महीने के अंदर ठीक क्या इंप्लीमेंट होगा। हमको जब आप यही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, इवन 10,000 गजेटेड ऑफिसर्स हैं, आप उनको बोलते हैं ये तो सर्विस ही ऑर्गेनाइज सर्विस नहीं है। जो इतना सेंसिटिव ड्यूटी कर रहे हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सर्विस। वी हैड टू गो टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट दिल्ली से ऑर्डर लिया कि नहीं साहब इनको नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन मिलना चाहिए, दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज सर्विस। क्यों जाएंगे कोर्ट में, किस लिए जाना चाहिए? गवर्नमेंट को खुद समझना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट क्या ये कहना चाहती कि इतनी सेंसिटिव ड्यूटी पे जो 10,000 ऑफिसर लगे हुए हैं उनको हम ऑर्गेनाइज सर्विस का मतलब है साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो उनको क्या वो अनसाइंटिफिकली मैनेज करना चाहते हैं? दिस इज द आर्गुमेंट, दिस अपीयर्स टू बी द आर्गुमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। आज काफी ब्रेकिंग न्यूज का दिन था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आपकी बात को जरूर रखना चाहिए। पता नहीं कब बात रखने का मौका ना मिले, तो इसलिए जब तक है तब तक तो रखना चाहिए, क्योंकि कई बड़ी खबरें आ जाती हैं, अचानक हम कुछ और प्लान करते हैं, इसलिए कई बार मौके नहीं मिलते हैं। तो ब्रेक के बाद मेरी बात थोड़ी मुश्किल होती है समझने में, लेकिन आप समझ गए होंगे। मैं छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं, फिर और कुछ बात करता हूं आपसे। आज दिल्ली में बुधवार की तरह उसी तरह से गतिविधियां चलती रहीं। संसद जंतर मंतर पे कांग्रेस पार्टी ने कैंडल मार्च सभा का आयोजन किया था और उसके लिए राहुल गांधी निकले। फिर से उन्हें उठा लिया गया और गाड़ी में पुलिस घुमाती रही, तुगलक नगर थाने ले गई। वहां पर राहुल गांधी से हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ने बात की। राहुल, सरकार का ये आरोप है कि आप जो है वो एक खुदकुशी के मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं। मैं सिर्फ इस परिवार से मिलने गया था, मेरा वो काम है। जब भी किसी परिवार को दुख होता है हिंदुस्तान में, मेरा काम है उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ना। ये मेरा काम है और ये हर राजनेता का काम है। मैं अस्पताल में गया, अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए गए, चारों दरवाजे। मैं अकेला गया था, किसी के साथ नहीं गया जी। मैंने रणदीप जी से फोन किया और कहा रणदीप जी यहां मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, इनको बाहर ले आइए। परिवार मुझसे मिलना चाह रहा था, परिवार बाहर आया। जैसे परिवार बाहर आने लगा, परिवार को मारा गया, पीटा गया। पुलिस वालों ने उनको जीप में ले जाकर पुलिस थाने ले गए। मैं पुलिस थाना पहुंचा, मैंने वहां पुलिस थाने में पूछा आप इनको यहाँ क्यों लाए हैं? उन्होंने कहा कि हमने इनको अरेस्ट किया है। मैंने कहा क्यों अरेस्ट किया है? जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको भी अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे अरेस्ट कर दिया। राहुल, आज भी आपको अरेस्ट किया गया है और इस तरह से सड़क पे रखा गया है, क्या रीजन आपको बताया गया है? 144 कैंडल मार्च कर रहे थे, उन्होंने कहा 144 लेकिन सड़क में फिरोज शाह रोड पे आपको गाड़ी में रखा गया। मगर अब मुझे समझ में नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा है ऊपर से जी, तो शायद पता नहीं मोदी जी के ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं। आप कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पे आरोप लगा रही है कि सैनिक विरोधी है वो। ओआरओपी को जल्दी से देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओआरओपी लागू हो गया है, ओआरओपी लागू नहीं हुआ है, इसलिए इन्होंने आत्महत्या की है। ओआरओपी को जल्दी से जल्दी लड़ाई जारी रखेंगे आप? बिल्कुल, थैंक यू। अब राहुल गांधी को छोड़ दिया गया है, लेकिन उमा शंकर सिंह भी वहीं पर मौजूद थे। काफी गहमा गहमी रही, ये बात सचमुच समझ में नहीं आ रही है। उमा, बीजेपी ने अपने तरीके से कांग्रेस से सवाल किया, पर सतपाल सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी बात थोड़ी अलग है और उन्होंने कहा कि इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी दिल्ली पुलिस को।
कोई सैनिक का निधन हुआ है, शहीद के परिवार से मिलने देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस क्या करना चाह रही थी वहां पर? क्या कांग्रेस का आखिर में वो कैंडल मार्च निकला या सारा काफिला राहुल गांधी के पीछे पीछे चला? जी देखिए, कैंडल मार्च जो है वो शाम को 6 बजे निकला और राहुल गांधी वहां पे तकरीबन 7 बजे के आसपास पहुंचे। तब तक वहां पे कैंडल सभा चल रही थी और राहुल गांधी जब पहुंचे तो उसके बाद वो जो मार्च है वो उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। जहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग थी उस तरफ न जाकर राहुल गांधी दूसरी तरफ से उन्होंने मार्च को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन मेरी नजरों के सामने की बात है कि पुलिस ने उनसे कहा कि अब आप इससे आगे नहीं जा सकते, 144 लागू है, नहीं तो आपको हमें हिरासत में लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वो भी साथ थे, उन्होंने रजामंदी दे दी। उसके बाद पुलिस ने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाकर जब वो चले तो उसके बाद उनको फिरोज शाह रोड पे रोक के तकरीबन 45 मिनट तक गाड़ी में रखा गया। अभी हमारी राजा बरार से बात हुई जो कि उस पूरे दौरान राहुल गांधी के साथ थे। उनका ये कहना है कि पुलिस ये बता नहीं पा रही थी कि आखिरकार यहाँ क्यों रोका है, आगे क्यों नहीं ले जा रही, थाने में क्यों नहीं ले जा रही, और जब डिटेन किया है तो उसके बाद ये क्यों कह रही है कि अब आपकी गाड़ी आ गई, आप यहाँ पे फिरोज शाह रोड पे उतर के अपनी गाड़ी में चले जाइए। तो उसके बाद राहुल गांधी ने स्टैंड लिया कि आप डिटेंशन आप दिखाइए, आपने डिटेन किया हमें, गाड़ी में आपने उठाया है तो आप थाने लेकर चलिए। उसके बाद यहाँ थाने लेकर आई। यहाँ पे भी स्टैंड ऑफ बना रहा क्योंकि राहुल गांधी चाहते थे कि अपनी तरफ से वो कंप्लेन दें। जिस तरह से उनको उठाया गया था वो पुलिस लेने को तैयार नहीं थी और ना ही डिटेन दिखाने को कागज पर तैयार थी। जब ये दोनों मामला सुलझा उसके बाद राहुल गांधी यहाँ से निकले। उमा ने फिर उनके छोड़े जाने के बाद राहुल गांधी से बात की। इतने देर में उनके क्या विचारों में परिवर्तन आए ये भी सुनते हैं। मैं एक सांसद हूँ और हमारे ओर से एक कंप्लेंट थी, मगर पुलिस वालों ने कहा कि वो हमारी कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम हमारी कंप्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर सांसद की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में नहीं एक्सेप्ट की जा रही है तो फिर जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उनकी कैसे कंप्लेंट एक्सेप्ट की जाएगी? 1.5 घंटे तक आपको पुलिस भगाती रही, कहाँ ले गई? 1.5 घंटे तक आप गायब रहे, आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, दोनों पर वो कॉल किया गया। पता नहीं वो थोड़ा घबरा गए क्योंकि ऊपर से उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी में रोक के हमें वहाँ आधा घंटा 45 मिनट बैठाया। आज एक बड़ी खबर ये रही कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की है कि जीएसटी के 4 दरों पर, एक दर वाली जीएसटी कही गई थी लेकिन अब उसकी 4 अलग अलग दरें हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं, वो उस पर अंतिम फैसला हो गया है। इस पर जब हर तरह की समझ बन जाएगी तो हम कार्यक्रम लेकर जरूर आएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जेएनयू के नजीब की बात करेंगे। अठारह दिन हो गए दिल्ली पुलिस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब को नहीं खोज पाई है, जबकि यही कहा गया था कि स्पेशल टीम बनी है, कई इंस्पेक्टर लगाए हैं, अलग अलग राज्यों में टीम गई है। नजीब यूपी के बदायूं का रहने वाले हैं। पुलिस ने नजीब की सूचना देने वालों के लिए 50,000 का इनाम बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया है, फिर भी पता नहीं चल पा रहा है। जेएनयू के छात्र और शिक्षक, नजीब की मां, सब हर दूसरे दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहां वहां प्रदर्शन करते हैं, मगर कोई नतीजा नहीं। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाल चुके, रायसीना हिल्स पर गृह मंत्रालय तक गए। नजीब के परिवार के एक सदस्य ने गृह मंत्रालय के अधिकारी को ज्ञापन भी दिया, मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात भी की, फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है। गुरुवार को जेएनयू छात्र संघ और शिक्षक संघ ने मिलकर फिर से मीटिंग बुलाई। सीपीएम नेता प्रकाश करात, कांग्रेस नेता शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जदयू के नेता केसी त्यागी ने जेएनयू में भाषण दिया। इसके अलावा अन्य शख्सियतों ने भी नजीब के समर्थन में भाषण दिया और जल्दी पता लगाने की मांग की। एक और भी खबर है कि जेएनयू प्रशासन ने छात्रों और शिक्षकों से अपील की है कि कैंपस में प्रतिरोध और प्रदर्शन की राजनीति को बढ़ावा ना दें, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के काम में रोड़ा बन रहा है और कुछ बेवजह की मांग, नजीब की तलाशी, बेवजह की मांग इन प्रदर्शनों के जरिए उठाई जा रही है। वीसी ने कहा है कि वे इस घटना के राजनीतिकरण से सहमत नहीं है। आजकल कोई भी राजनीतिकरण से सहमत नहीं है, लगता चुनाव अब बंद ही हो जाएगा इस देश में। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नजीब के ढूंढने में सब एकजुट होकर मदद करें। हम कुछ भाषणों के अंश सुना रहे हैं। इनकी भी शिकायत है कि मीडिया नजीब के मुद्दे पर अब ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो शिकायत अर्धसैनिक बलों की तरह इनकी भी दूर किए देते हैं। 14 तारीख की रात को एबीवीपी के कुछ लोगों ने
नजीब के साथ मारपीट की। काफी मारपीट हुई, सुना है वार्डन भी हुई, मौजूद थे, वार्डन की मौजूदगी में मारपीट हुई और अगले दिन नजीब गायब हो गया। पुलिस ने अभी तक उन लोगों से कोई पूछताछ नहीं की है, राइट? एबीवीपी के जो लोग इसमें मारपीट में इन्वॉल्व थे उनसे कोई पूछताछ अभी तक नहीं की गई है। वो लोग खुले घूम रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी है। कुछ लोगों का मानना है नजीब मुसलमान था, अखलाक मुसलमान था। मैं देश के सारे पेरेंट्स से, सारे स्टूडेंट्स से, जितने यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि नजीब को मुसलमान मत मानने की गलती मत कर देना। ये भाजपा वाले किसी हिंदू के नहीं है। इस टाइम अपने को सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब नजीब वापस आएगा। इसकी राजनीति को समझना पड़ेगा। एबीवीपी इन्वॉल्व है, एबीवीपी इन्वॉल्व है, इसका मतलब दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो इसके अंदर निष्पक्ष जांच करे। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली पुलिस अगर कल मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके 10 घंटे तक जेल में डाल सकती है, वो दिल्ली पुलिस को नजीब एक ही चीज से वापस आएगा, पीपल्स पावर, जनता की ताकत से। कल आपके साथ भी हो सकता है। सो आप में से नन ऑफ यू आर डूइंग अ फेवर बाय फाइटिंग फॉर नजीब। आप कोई एहसान नहीं कर रहे नजीब के ऊपर, आप नजीब की मां के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। मैं भी एहसान करने नहीं आया। मैं जब यहाँ पे आया हूं तो मैं अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख के आया हूं कि कल को मेरा बच्चा भी गायब हो सकता है अगर ये भाजपा यहाँ पे किसी तरह से करती है। इसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा और पूरे देश से आह्वान करते हैं, सारे देश से, सारे यूनिवर्सिटी से एक टीम बनाते हैं। एक एक स्टूडेंट पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में जाएगा और बुला के लाएगा। जिस दिन मोदी जी को पता चल गया, जिस दिन मोदी जी को पता चल गया कि युवाओं का वोट जा रहा है उनका, 2 दिन के अंदर नजीब आ जाएगा। Something happened on the night of 14/15 that caused the disappearance of a young student. Why has there been no serious investigation of the events of that night? It is imperative that those who are accused of assaulting the student be asked to account for their actions. We have heard their accounts of his alleged assault on one of them. He is not here to answer or defend himself. The police have some questions to answer. Both the police and the Vice-Chancellor have to explain why this campus was not searched immediately after the reports of the students' disappearance were received. When a human being is missing, our concern is for that human being and for his family. All other concerns are secondary. But it seems that for those in authority, in a position to do something, other concerns have come before the well-being of the missing human being. That is why you are right to demand one simple thing: justice for Najib. नजीब की पहचान, मुसलमान की पहचान इस देश में पिछले 2 सालों में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूट की गई है, बनाई गई है, उसकी 2 कहानियां मुझे लगता है कि सामने आई हैं। एक कहानी है मुस्लिम विक्टिमहुड की और दूसरी कहानी है मुस्लिम एग्रेशन की। जो एग्रेशन की कहानी है उसमें हर कोई ISI का मेंबर हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, कश्मीरी हो जाता है, सीरिया से हमारे ताल्लुक जोड़ दिए जाते हैं। और जो विक्टिमहुड की कहानी है वो हम जानते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अत्याचार या कोई इस तरह का अपराध नहीं हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन इसका वे आउट क्या है? वे आउट ये लव जिहाद पर एक तरफा रही बात, घर वापसी पर एक तरफा रही बात, लेकिन वो कामयाब हो गए कब? जब 3 तलाकों का मसला आया। तो या तो मुझे हिंदुत्व का UCC मान लेना चाहिए या फिर मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गोद में जाकर बैठ जाऊं। मुझे लगता है कि मुस्लिम पहचान इस देश में उससे ज्यादा बड़ी है और नजीब की पहचान इसका एक
प्रतीकात्मक स्वरूप है कि इस देश का मुसलमान ना तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ होगा और ना ही हिंदुत्व के यूसीसी के साथ। इसके बियॉन्ड मुझे लगता है, इसीलिए सॉलिडारिटी की बात या एकता की बात करने में ये जरूरी है कि मुस्लिम पहचान को रखते हुए अगर हम कोई प्रोग्रेसिव बातचीत कर पाएं तो शायद एक नई शुरुआत होगी।